हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जिस तरीके से न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे थे, तो उस सीरीज में आज हम लोग न्यूटन का आखिरी लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बच्चों फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि अगर फोर्स होगा, ठीक है, अगर फोर्स होगा यानी फोर्स अगर जीरो के बराबर नहीं है तभी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी अगर कुछ फोर्स लगाएंगे तभी कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी तभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी का चेंज होना यानी कि स्टेट उस ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे तब कितना एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में फर्स्ट लॉ बिल्कुल चुप रहता है, कुछ भी नहीं बताता है हमें। फिर हमने पढ़ा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में जो फर्स्ट लॉ ने बात नहीं कही थी वो हमें सेकेंड लॉ में देखने को मिला। सेकेंड लॉ ने हमें बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m है तब उसके ऊपर अगर आप f अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो a अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा। अगर m मास आपको पता है तो फोर्स आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, एक्सेलरेशन आपका निकल कर आ जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि इतना फोर्स लगाने पर इतना एक्सेलरेशन होगा, इतना फोर्स लगाने पर इतना एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर इन दोनों लॉज को हम देखें तो अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इन दोनों में से किसी लॉ ने नहीं बताया है। वो ये है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए या अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो आखिरकार कौन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। क्या एक ऑब्जेक्ट खुद के ऊपर कोई फोर्स लगा सकता है या क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ही ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगाएगा। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगता है तो वो कौन लगाता है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ने हमें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो ये जो चीज है ये हमें न्यूटन के थर्ड लॉ में देखने को मिलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, और ये किसी एक सिस्टम में है, ठीक है भाई। हमारा यूनिवर्स भी एक सिस्टम है, क्लासरूम भी एक सिस्टम, आपका घर भी एक सिस्टम। तो एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। ए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कभी भी ऑब्जेक्ट ए खुद नहीं लगा सकता है। बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कभी भी ऑब्जेक्ट बी खुद नहीं लगा सकता है। यानी सबसे पहला पॉइंट तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि कोई भी बॉडी खुद के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्सर्ट कर सकता है। एनी बॉडी कैनॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इटसेल्फ। कोई भी एक बॉडी खुद के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर बॉडी ए के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाएगा, बॉडी ए के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाएगा तो वो होगा बॉडी बी, और बॉडी बी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाएगा तो वो होगा बॉडी ए, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी कहता है कि जब बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बॉडी ए भी बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी कि फोर्सेस जो है वो कभी भी पेयर में अकर करते हैं, कभी भी सिंगली अकर नहीं करते। अगर बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। यानी सेकेंड पॉइंट हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मिल रहा है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में अकर करते हैं। Forces always occurs in pair and never occur singly. Forces कभी भी अकेले सिंगली अकर नहीं करते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने आपको बताया कि अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने एक स्टेप आगे जाकर हमें बताया कि अगर इतना फोर्स m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा तब उस पर इतना एक्सेलरेशन होगा, इतना फोर्स लगेगा तब इतना एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इन दोनों लॉज ने हमें ये नहीं बताया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगेगा तो किसकी वजह से लगेगा। ये हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पता चलेगा, उसी को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी एक बॉडी
खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, यानी बॉडी ए खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, बॉडी बी खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। इस सिस्टम में अगर बॉडी ए के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी बी लगाएगा, और बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी ए लगाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि बॉडी बी जब बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाता है तो बॉडी ए भी पलटकर बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाता है। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाए लेकिन बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फोर्सेस जो है हमेशा पेयर में आकर करते हैं। ए का बी के ऊपर फोर्स लगेगा तो बी का ए के ऊपर भी फोर्स लगेगा। फोर्सेस हमेशा पेयर में आकर करते हैं, सिंगली आकर नहीं करते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपके घर में जो चेयर है या जो टेबल है, टेबल पर आप अपने हाथ से फोर्स लगाकर देखिए, आपको टेबल की वजह से अपने हाथ के ऊपर फोर्स महसूस होगा। अगर आप अपने घर के दीवार के ऊपर अगर अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो आपके हाथ के ऊपर भी दीवार की वजह से फोर्स लगेगा। आप धीरे से जाकर और दीवार से टकराइए तो आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, आपको भी चोट लगती है। वो चोट किसकी वजह से लगी? दीवार से टकराने की वजह से। यानी वॉल ने भी आपके ऊपर पलटकर एक फोर्स लगाया है। तो यानी कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पलटकर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। फोर्सेस हमेशा पेयर में आकर करेंगे। तो इससे एक मन में सवाल उठता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एप्पल अट्रैक्ट्स अर्थ, एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ गिरा, न्यूटन ने देखा और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। तो एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा, यानी एप्पल के ऊपर अर्थ ने एक फोर्स लगाया है। तो अभी जो हमने आर्ग्यू किया इसके अकॉर्डिंग अगर एप्पल के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब एप्पल भी अर्थ के ऊपर पलटकर एक फोर्स लगा रहा होगा। सवाल उठता है कि जितने भी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, हम टेबल के ऊपर फोर्स लगाए, टेबल पलटकर हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, टेबल कभी खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाएं, दीवार को पलटकर हमारे ऊपर फोर्स लगाना है। अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एप्पल पलटकर अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हर केस में फोर्सेस पेयर में आकर कर रहे हैं। तो कितना फोर्स, अगर आप टेबल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो टेबल की वजह से कितना फोर्स लगेगा आपके ऊपर? जितना फोर्स आप जिस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट पलटकर आपके ऊपर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो एक तो फोर्सेस पेयर में आकर करते हैं। दूसरी बात यानी तीसरा पॉइंट कि फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि जितना फोर्स आप टेबल के ऊपर लगा रहे हैं टेबल भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। एंड ऑपोजिट, यानी आप टेबल के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर इन सब को हम कंक्लूड करें तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें कहता है कि टू एवरी एक्शन, न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कोट किया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब आपके एक्शन की वजह से एक ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेबल पर फोर्स लगा रहे हैं तो पलटकर आपके ऊपर टेबल की वजह से फोर्स लगेगा। आप वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो पलटकर आपके ऊपर वॉल की वजह से फोर्स लगेगा। तो किसी भी एक सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है, हमेशा दूसरा ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। ए के ऊपर बी फोर्स लगाएगा, बी के ऊपर ए फोर्स लगाएगा। अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी पलटकर पक्की बात है कि ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी फोर्सेस पेयर में आकर करते हैं, कभी सिंगली आकर नहीं करते हैं। और देखा गया कि जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स पलटकर बी जो है वो ए के ऊपर लगाता है। यानी फोर्सेस पेयर में तो आकर करते ही हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट भी आकर करते हैं। यानी अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो उसके ऊपर एक रिएक्शन भी होगा। इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। न्यूटन का जो ये स्टेटमेंट है वो इतना सिंपल है, इतना सरल है
कि कई बार थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ओवर सिंप्लीफाइड चीजों में भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, तो आप लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए is equal and opposite to force exerted by object A on object B। ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हो सकता है कि जितना फोर्स ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाया है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है टू द फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट ए ने पलटकर ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाया है। इसको आप नोट कर लें बच्चों। फिर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिस्टम है जिसमें ए और बी ऑब्जेक्ट हैं और न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन equal and opposite reaction। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है और ये बहुत सिंपल है। ये आपके डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करता है। अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे तो कोई आपसे झगड़ा करेगा, अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो आपसे पलटकर प्यार से बात करेगा, मुस्कुरा के बात करेंगे तो मुस्कुरा के बात करेगा, और अगर आप गुस्से में रूडली बात करेंगे तो वो भी रूडली बात करेगा। ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इतना कॉमन है, आपके डे टू डे लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखकर हम सोचते हैं कि यार आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे डे टू डे लाइफ को बता रहा है? नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत मेथोडिकल है और उसको आप समझिए कि यहां पर दो चीजें हैं। एक तो आपका आता है एक्शन और दूसरा आपका आता है रिएक्शन। यहां पर एक्शन और रिएक्शन कुछ नहीं बल्कि फोर्स है। न्यूटन कह रहे हैं भाई ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी पलट कर ए के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो टू एवरी एक्शन, यानी ए जो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है अगर उसे हम एक्शन कह रहे हैं तो न्यूटन के अकॉर्डिंग हमेशा एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी बी की तरफ से पलटकर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। यानी कि पहला पॉइंट जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्सेस हैं। एक्शन एंड रिएक्शन in third law are forces। क्या है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन क्या है थर्ड लॉ में? ये फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात हमारा ये है, दूसरी बात हमारी क्या है, इसको भी जरा हम लोग समझते हैं। एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ में फोर्सेस हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ें तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि एक्शन, ऐसा लगेगा कि एक्शन फोर्स पहले आ रहा है, कि पहले एक्शन होगा फिर एक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन आ रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है कि एक्शन पहले अकर करेगा और रिएक्शन उसके बाद अकर करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखें, अगर आप एक टेबल के ऊपर फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से और टेबल को प्रेस करके पुश करके देखिएगा, जिस वक्त आप टेबल के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करते हैं उसी वक्त
पलट कर टेबल की वजह से आपके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अगर आप दौड़कर दीवार में जाकर और टकराएंगे तो ऐसा तो नहीं होता है जब आप टकराएंगे तब आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, क्या उसके आधे घंटे के बाद आपको चोट लगती है? चोट तो उसी वक्त लगती है ना। तो यानी कि जिस वक्त आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया उसी वक्त दीवार ने पलटकर आपके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा। जिस वक्त एक्शन होता है उसी वक्त रिएक्शन होता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन दे बोथ, आप लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन starts at same time, starts at same time and ends at same time. तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है इनकी शुरुआत भी सेम टाइम पे होती है और ये खत्म भी सेम टाइम पे होते हैं। जिस वक्त आप टेबल के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेंगे उसी वक्त टेबल की वजह से आपके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और जितनी देर तक आप टेबल के ऊपर फोर्स लगाएंगे टेबल की वजह से आपके ऊपर फोर्स भी उतनी ही देर तक लगता है। जैसे आप फोर्स लगाना बंद करेंगे आपके हाथ के ऊपर भी फोर्स लगना बंद हो जाता है। यानी जो एक्शन और रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं ये एक ही वक्त पे शुरू होते हैं और एक ही वक्त पे खत्म भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन ये सेम टाइम के लिए एक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन occurs for same time। अब देखिए एक चीज नोट कीजिए, एक्शन और रिएक्शन की शुरुआत भी सेम टाइम पे है, एंड भी सेम टाइम पे है, और दोनों अकर भी सेम टाइम के लिए कर रहे हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन? भाई दोनों की शुरुआत भी सेम टाइम पे हुई, दोनों चल भी सेम टाइम तक रहे हैं, एक्ट सेम टाइम तक कर रहे हैं, और दोनों एंड भी सेम टाइम पर हो गए। तो किसको एक्शन कहें किसको रिएक्शन कहें? तो इसका मतलब कि किसी भी एक फोर्स को एक्शन कहा जा सकता है और दूसरे को रिएक्शन कहा जा सकता है। आप जब टेबल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपका जो फोर्स है टेबल के ऊपर, अगर उसे एक्शन कहेंगे तो टेबल का फोर्स आपके ऊपर रिएक्शन होगा, और अगर टेबल का फोर्स आपके ऊपर एक्शन होगा तो आपका फोर्स टेबल के ऊपर रिएक्शन होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दोनों फोर्सेस का टाइम ऑफ ओरिजिन सेम है और टाइम ऑफ एंडिंग भी सेम है, टाइम ऑफ अकरेंस भी उनका सेम। तो जब दोनों का सब कुछ सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट है। तो इसीलिए किसी भी फोर्स को हम लोग दोनों में से किसी भी एक फोर्स को एक्शन कह सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि अमंग बोथ फोर्सेस एनी वन कैन बी कॉल्ड एक्शन and other as reaction। ठीक है बच्चों, तो एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ में फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सेम टाइम पे शुरू होते हैं, सेम टाइम पे खत्म होते हैं, सेम टाइम के लिए अकर करते हैं। दोनों में से किसी को भी हम एक्शन कह सकते हैं, दूसरे को फिर हम लोग रिएक्शन कहते हैं। अब एक फिफ्थ पॉइंट है जिसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए हमने कहा है कि ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर फोर्स देख रहे हैं तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर जो बी की वजह से फोर्स है उसे हम कह रहे हैं एफ ए बी। और उसी तरीके से फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, भाई बी के ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है ना ए की वजह से, इसे हम कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है ए के ऊपर बी की वजह से, इट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल को इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट किया, अपोजिट मतलब नेगेटिव माइनस, इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए।
फोर्स चूंकि वेक्टर है इसलिए हम इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। यानी आप लिख सकते हैं कि फोर्स पहले की वजह से दूसरे के ऊपर, इस नेगेटिव को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और b ड्यू टू a ये आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फोर्स जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स आपके हमेशा, फोर्सेस को भी हम लोग दो कैटेगरीज में यहां पर बांट रहे हैं। एक आपका है इंटरनल फोर्स, ठीक है, एक इंटरनल फोर्स है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है बच्चों, एक इंटरनल फोर्स है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो इंटरनल फोर्स है वो कभी भी एक बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स हमेशा चेंज करता है स्टेट को। देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। जो एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है उनका सम भी जीरो होगा। जो इंटरनल फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, उनका सम भी जीरो होगा। लेकिन अंतर क्या है कि इंटरनल फोर्स सेम बॉडी के अंदर है तो उनका सम जीरो हो जा रहा है। एक सेम बॉडी में जितने भी पार्टिकल, जैसे चेयर है, बहुत सारे पार्टिकल का बना हुआ है, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो हर एक पेयर ऑफ पार्टिकल का जो इंटरनल फोर्स है उसका सम जीरो है। तो चेयर के अंदर का जो इंटरनल फोर्स है उन सब का ओवरऑल सम जीरो हो जाता है, नेट इंटरनल फोर्स आपका जीरो रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का भी सम जीरो होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। अगर मैं वॉल के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो वॉल की वजह से मेरे ऊपर -5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। हम दोनों का फोर्स मिलाकर नेट जीरो होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वॉल की बात करें तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। यानी सिर्फ वॉल के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स है ना। अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर देखें तो मेरे ऊपर फोर्स वॉल की वजह से -5 न्यूटन। लेकिन क्या सिर्फ मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है? नहीं ना। जब मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इंडिविजुअली मेरा जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है ना। या वॉल के ऊपर अगर नेट फोर्स 5 न्यूटन है तो हो सकता है उसका स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, लेकिन इंटरनल फोर्स की बात करेंगे तो चेयर में जो दो पार्टिकल हैं उनका +5 -5 नेट जीरो। तो चेयर का इंटरनल फोर्स जो है नेट जीरो है। इंटरनल फोर्स एक ही बॉडी के अंदर अकर करता है, इसलिए उनका रिजल्टेंट जीरो जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स चूंकि अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट करता है इसलिए उनका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है वो जीरो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टेट को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए एक नोट है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। कुछ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक दो एग्जांपल अगर आप देखें तो एक एग्जांपल है कि जब आप चलते हैं, जब आप वॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपने पैर से जमीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, वॉक करते वक्त आप अपने पैर से फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो अगर आपका फोर्स ग्राउंड पर पीछे की तरफ है तो ग्राउंड का फोर्स आपके ऊपर किधर होगा? आगे की तरफ। तो वो जो ग्राउंड की वजह से आपके ऊपर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, दैट हेल्प्स यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है। आपने चलते वक्त जमीन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, जो जमीन है, जो ग्राउंड है, उसने आपके ऊपर उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाया। दोनों का मिलाकर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन आप चूंकि अपने मोशन को देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपने ऊपर देखिए कितना फोर्स लग रहा है। आपके ऊपर जो ग्राउंड है उसकी वजह से कुछ नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। उसी तरीके से जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो गन से बुलेट को आप आगे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, तो बुलेट पलटकर गन के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है। तभी जब हम फायर करते हैं तो हमारा गन पीछे की तरफ मूव करता है ना।
हाँ, लेकिन बुलेट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, आपकी गन की स्पीड कम होती है, ऐसा क्यों? ये हम लोग जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तब बात करेंगे। आप आगे बढ़ जाते हो लेकिन जो फ्लोर है वो पीछे मूव नहीं करता, ऐसा क्यों? वो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बात करेंगे। एक और एग्जांपल है, सपोज करो कि नदी के किनारे आप एक बोट में बैठे हुए हैं और आपको वहां से बोट से निकलकर और बाहर आना है आपको। तो आप क्या करते हैं कि आप जब कूदते हैं तब आप अपने पैरों से बोट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना? एज अ रिजल्ट बोट न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। इस वजह से आप आगे की तरफ कूद जाते हैं क्योंकि आपके ऊपर फोर्स बोट की वजह से आगे की तरफ लगा, और बोट पर आपने फोर्स पीछे की तरफ लगाया, इसीलिए बोट पीछे की तरफ मूव करता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। रॉकेट, रॉकेट को जब आप लॉन्च करते हैं तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है और रॉकेट का जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है कि रॉकेट का जो फ्यूल टैंक होता है उसमें नोजल्स होते हैं, और उन नोजल से जो गैसेस हैं, जो फ्यूल बर्न होता है, तो जब गैसेस में कन्वर्ट होता है वो गैसेस आपके नीचे की तरफ आते हैं, है ना? उन पर जो प्रेशर लगता है इस वजह से उन पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है रॉकेट के जो फ्यूल टैंक है उसके वॉल की वजह से, इसलिए वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब वो नीचे की तरफ फ्यूल्स आपके बर्न होकर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं फोर्स लगने की वजह से, तो वो पलट कर रॉकेट के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो रॉकेट जो है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसलिए वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एरिस्टोटल की बातों से लेकर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेकर न्यूटन के तीनों लॉज को, इसको आप कई दफा अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, तभी जाकर इस चैप्टर में जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर आपको फिर मजा आएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझ भी आएगा आसानी से। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों।